नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुतः एक ही नस्ल के हैं और मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के चमार भी एक ही नस्ल के हैं। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जो कि यह पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश के ऊपर है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 हम बोल सकते हैं। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से समझना। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था का बचाव करने के इरादे से एक जीव वैज्ञानिक गड्ढा खोद रखा है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य वंश की विशुद्धि और रक्त की पवित्रता को कायम रखना है। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी नस्लों का अंतर्मिश्रण हुआ है। यहाँ पर बोल रहे हैं भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। CDR भंडारकर ने फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू लोगों में विदेशी तत्व पर अपने आलेख में कहा कि भारत में ऐसा कोई वर्ग या जाति नहीं है जिसमें विजातीय अंश ना हो। लड़ाकू समुदाय राजपूतों और मराठों में ही नहीं, ब्राह्मणों में भी इन्हें यह सुखद भ्रम है कि वे विदेशी तत्व से मुक्त हैं। विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था का विकास जातियों के अंतर मिश्रण को रोकने या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। तथ्य की बात यह है कि जाति व्यवस्था का जन्म विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृति का सम्मिश्रण संपन्न हो जाने की बहुत बाद हुआ। यह मानकर चलना कि जाति के भेद वास्तव में नस्ल के भेद हैं। विभिन्न जातियों के साथ इस तरह व्यवहार करना मानो विभिन्न नस्लों के लोग हैं, तथ्यों पर बहुत ही गंभीर विकृतीकरण है। पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण के बीच नस्लीय समानता क्या है? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, बंगाल के अस्पृश्य और मद्रास के अस्पृश्य के बीच नस्लीय समानता क्या है? पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के अस्पृश्य के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के परिया, वहाँ के निम्नतम मानी जाने वाली जाति के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुतः एक ही नस्ल के हैं और मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के चमार भी एक ही नस्ल के हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नस्ली आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उस समय पर खोज हुई थी, रिसर्च हुई थी, उसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चमार या ब्राह्मण ये एक ही नस्ल के हैं, पंजाब में हो या फिर मद्रास के हो, मतलब आज के चेन्नई में हो। लेकिन जब हम न्यू रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पर DNA के आधार पर वहाँ पर कुछ डिफरेंट है। तो हम मान सकते हैं कि उस समय के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन है। यह मान भी लें कि यह विभाजन नस्लीय है, तो यदि भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतरजातीय विवाहों के द्वारा नस्ल और रक्त का अंतर्मिश्रण होने दिया गया होता तो इससे क्या नुकसान हो सकता था? मनुष्य और पशुओं में इतनी गहरी भिन्नताएं हैं कि विज्ञान की नज़र में मनुष्य और पशु दो अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक नस्लीय शुद्धता में विश्वास करते हैं, वे भी यह दावा नहीं करते कि विभिन्न नस्लों मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां हैं। वे एक ही प्रजाति के विविध नमूने हैं, इसलिए वे एक दूसरे से यौन संबंध बना सकते हैं और ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसमें
खुद बच्चा पैदा होने की क्षमता हो और जो अनिर्भर ना हो। आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जाति व्यवस्था के बचाव में वंशानुक्रम और प्रजनन विज्ञान को लेकर तमाम तरह की वाहियात बातें की जाती हैं। यदि जाति व्यवस्था का गठन सुप्रजनन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार हुआ होता तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज नहीं होता, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच विवेक संगत युग्मता से यदि नस्ल का सुधार होता तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज हो। लेकिन किसी भी समझ में यह नहीं आ सकता कि जाति व्यवस्था इस विवेक संगत युग्मता का प्रबंध कैसे कर सकती है। जाति व्यवस्था एक नकारात्मक चीज है। यह सिर्फ विभिन्न जातियों और व्यक्तियों को एक दूसरे से विवाह करने पर रोकती हैं। किसी खास जाति के किन दो व्यक्तियों को परस्पर विवाह करना चाहिए, यह चयन करने का जाति कोई सकारात्मक तरीका नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, अगर जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से होता तब उपजातियों का उद्गम भी सुप्रजनन विज्ञान में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी आदमी गंभीरता के साथ यह दावा कर सकता है कि उपजातियों के उद्गम की व्याख्या प्रजनन विज्ञान से ही की जा सकती है? मेरे विचार में ऐसे किसी प्रतिपादन के पक्ष में तर्क करना मूर्खतापूर्ण है और इसकी बजाय बहुत ही स्पष्ट है। यदि जाति का अर्थ नस्ल है तब उपजातियों का अर्थ नस्ल में फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उपजातियां अपनी परिभाषा से ही एक ही नस्ल का उपविभाजन है। परिणाम स्वरूप उपजातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते की मनाही नस्ल या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती, मतलब इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती। यदि उपजातियां के उद्गम का संबंध प्रजनन विज्ञान से नहीं है तो इस दावे में कोई साध नहीं हो सकता कि जातियों का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से है। पुनः यदि जाति का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान में है तो अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर तर्क दे रहे हैं कि पुनः यदि जाति का उद्गम प्रजनन विज्ञान में है तो अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है। लेकिन जातियों और उपजातियों के बीच अंतर्भोज पर रोक लगाने का उद्देश्य क्या है? एक साथ बैठकर भोजन करने से रक्त अशुद्ध नहीं होता और इसलिए इससे नस्ल में सुधार या ह्रास नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि जाति का कोई वैज्ञानिक उद्गम नहीं है और जो इसे सुप्रजनन विज्ञान पर आधारित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वे एक निहायत अवैज्ञानिक चीज का समर्थन विज्ञान के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब तक हमें वंशानुगत के बारे में निश्चित जानकारी ना हो जाए सुप्रजनन विज्ञान एक व्यवहारिक संभावना नहीं बन सकता। प्रोफेसर बेटी सन अपनी पुस्तक मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिटेज में कहते हैं कि उच्चतर मानसिक क्षमताओं के अवतरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुलझाता हो कि कोई संक्रमण किसी एक ही प्रणाली में हुआ हो। ऐसा बोल रहे हैं यह संभावना ज्यादा है कि वे क्षमताएं और शारीरिक शक्तियां जिनका विकास ज्यादा स्पष्ट दिखता है किसी एक जाति का तत्व के बजाय बहुत सारे कारकों से पैदा हो। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान में होता था वर्तमान हिंदुओं के पूर्वजों को वंशाणु के बारे में उस ज्ञान का स्वामी बताता है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक भी वंचित है। वृक्ष का मूल्यांकन उसके फूल से किया जाना चाहिए। यदि जाति का संबंध सुप्रजनन विज्ञान से है तो इसे मनुष्यों की कैसी नस्ल पैदा करनी चाहिए? शारीरिक तौर पर हिंदू तीसरे दर्जे के लोग हैं। वे पिग्मी और बोनी आकार प्रकार के अविकसित और रक्तहीन नस्ल के हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसके 9/10 हिस्से के सैनिक सेवा में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह दिखाता है कि जाति व्यवस्था का आधार आधुनिक वैज्ञानिकों का सुप्रजनन शास्त्र नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदुओं के एक विकृत हिस्से के जिनकी सामाजिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि वे इसकी शुरुआत कर सकें
और जिसके पास अपने से नीची स्थिति के लोगों पर आरोपित करने की शक्ति थी, अहंकार और स्वार्थप्रता की अभिव्यक्ति करती है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है वह नस्ल की शुद्धता के लिए नहीं है कि लोग सोचते हैं कि नस्ल शुद्ध हो जाएगी, नहीं, ये पहले से मिक्स है, हम बोल सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की खोजों के अनुसार बताया कि पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब की चमार की जो नस्ल है वह एक है। तमिलनाडु के जो चमार हैं और तमिलनाडु के जो ब्राह्मण हैं उनकी नस्ल एक ही है उस समय के मद्रास के अनुसार। लेकिन जो नई खोज आई है उनके अनुसार, डीएनए के अनुसार, जो कि लेटेस्ट हम बोल सकते हैं, जो वह कुछ डिफरेंट बताती है। लेकिन उस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रयास था कि जो लोग समझते हैं कि जाति व्यवस्था बनाए रखने से नस्ल शुद्धता होगी, इसका बाबा साहब अम्बेडकर खंडन करना चाहते थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।